कि किस किस टाइप के इक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, उसके अंदर ही कुछ और वाटर वाले इकोसिस्टम उनके बारे में जानेंगे, जिनमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम काफी हमें दिखता है हमारे अर्थ पर। इसका एक्सपेंशन खासकर लैंड वाले पार्ट पर आपको दिख जाएगा, और इस इकोसिस्टम में काफी सारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट वो भी हमें दिखाई देते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ ये इकोसिस्टम है। इसमें दो तरीके के इकोसिस्टम मिलते हैं। एक जहां पर पानी एक ही प्लेस पे स्टेबल रहता हो, फिक्स रहता हो। यहां पर भी पानी फिक्स रहता है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं लैंटिक, लैंटिक इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल लेक, पॉन्ड्स, ये सब लैंटिक के एग्जांपल हैं। और दूसरा जहां पर फ्लो वाटर का होता रहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता रहता है, इसे हम कहेंगे लोटिक। और लोटिक का एग्जांपल रिवर, ये सारी चीजें लोटिक का एग्जांपल है। तो ऐसे आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में चीजें दिखती हैं। अगर हमें लैंटिक को जानना है तो इसे लेक जो होती है उसके थ्रू सारे अच्छे से समझा जा सकता है। देखो, लेक लैंड में एक ऐसा पार्ट है जिसमें अलग अलग जोन पाए जाते हैं। जैसे लाइट के बेस पे एक फोटिक जोन होता है, एक अफोटिक होता है। फोटिक मतलब जहां पे लाइट जाती है, अफोटिक मतलब जहां पे लाइट नहीं जाती है। ऐसे वाटर को पार्ट को डिवाइड किया जाता है। इसी लाइट और रिसोर्स के बेस पर कैसे इसको लाइफ मिलेगी, इसका डिवीजन किया जाता है। सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, जिसे हम ए पार्ट मान सकते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं लिटोरल जोन। ये लिटोरल जोन है। ये सरफेस वाला पार्ट है लेक का, और सरफेस वाला पार्ट है लेक का, तो इसका मतलब यहां पर लाइट ठीक होगी, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी। इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस, फाइटोप्लैंक्टन को फोटोसिंथेसिस करने का मौका मिलेगा, मतलब वो फूड डेवलप कर पाएंगे। और फूड अगर डेवलप होंगे, छोटे एनिमल जो हैं उनको फूड भी मिलेगा, चाहे उसमें फ्रॉग हो, फिश हो, इन सब एनिमल को फूड भी मिलता है। फ्रॉग, फिश। तो किसी भी लेक इकोसिस्टम में सरफेस वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से इस वाले पार्ट में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा भी होती है। बहुत सारे एनिमल एक साथ, प्लांट भी एक साथ, ये यहां पे आपको दिखेंगे। अगला जो इससे नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिसे बी पार्ट हम कह सकते हैं, जिसे कहते हैं लिम्नेटिक। लिम्नेटिक वाले पार्ट में लाइट थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू लिटोरल जोन। तो लाइट कम होती है, इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी कम होगी।
और इस वाले एरिया में कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे जो वाटर के फ्लो के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हैं। और यहां पर कुछ बिग फिश जिनका थोड़ा सा आकार, साथ में फूड चेन का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा बड़े लेवल पे होगा। तो यहाँ पे बड़े वाले जो एनिमल है वो आपको दिखेंगे। और अगला, जैसे जैसे सी वाले पार्ट में बेस से जस्ट पहले वाला, नीचे वाला पार्ट ही है लेकिन बेस से पहले वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोफंडल। प्रोफंडल। इसमें जैसे जैसे हम जाएंगे तो लाइट कम, लाइट के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी कम, नीचे ऑक्सीजन और लाइट का लेवल हमें कम दिखेगा। और इस वजह से यहां पर प्लांट, उनका डेवलपमेंट नहीं होता। और प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता तो फूड भी नहीं है, इसलिए बहुत कम एनिमल यहां पर रह भी पाते हैं। और सबसे लास्ट बेंथिक, मतलब बेस, डी वाला पार्ट है हमारा बेंथिक। अब बेस वाले में बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बेस वाले पार्ट में प्रेशर काफी ज्यादा होता है, सारा ऊपर पानी है और वाटर का सारा प्रेशर इस बेस पे ही लगा हुआ है। तो इस बेस में रहना आसान काम नहीं है। और इसमें ज्यादातर जो डीकंपोजर होते हैं वो यहां पे रहते हैं। उनकी लाइफ और उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर को वो झेल सकते हैं। और साथ में ही ये लाइट पे डिपेंड नहीं होते, जो भी बॉडी जिसका एंड हो जाता है इस वाटर इकोसिस्टम में, उस बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब डेड पार्टिकल्स पर डिपेंड होते हैं। और डेड पार्टिकल्स मरने के बाद कहाँ डिपॉजिट होते हैं? नीचे की तरफ डिपॉजिट। इस वजह से बेंथिक जोन में डीकंपोजर पाए जाते हैं। कुछ फंगी होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये सारी चीजें आपको नीचे दिखेंगी। तो हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लैंटिक जो स्टेबल रहता है उसके बारे में जाना, और उसे हमने लेक के थ्रू जाना। लेक के हमने 4 जोन देखे। पहला वाला जोन जो सबसे ऊपर वाला है, उस वाले जोन में हमने देखा लिट्टोरल जोन। लिट्टोरल जोन में क्योंकि सरफेस वाला पार्ट है इसलिए लाइट अवेलेबल होती है, और लाइट अवेलेबल होने की वजह से इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट ठीक से हुआ है। साथ में यहाँ पर जो एनिमल हैं उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, फ्रॉग, फिश, और बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो लिम्नेटिक जोन, जहां लाइट थोड़ी सी कम है, ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट द फ्लो, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, बिग फिश आपको मिलेंगी। थर्ड जो जोन है वो है प्रोफंडल, जहां पर लाइट और ऑक्सीजन काफी लेवल कम, इसलिए प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता। और सबसे लास्ट बेंथिक, जहां पर डीकंपोजर आते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लिट्टोरल जो जोन है क्या वो किसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का अपर वाला पार्ट होता है या लोअर वाला पार्ट होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि बेंथिक जोन में कौन कौन से एनिमल या क्या पाया जाता है, तो बेंथिक जोन में डीकंपोजर पाया जाता है। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो एक दो बार आप भी इसे देखोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगला, जो लैक होती है उसमें न्यूट्रेंट कैसे है, उसका लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, इस बेस पे भी लैक को डिवाइड किया जाता है।
जैसे इंसान का एक लाइफ साइकिल का रूटीन है कि भाई बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसका बचपन, और फिर उसके बाद अडल्ट। ऐसे ही नेचुरल चीजों का भी एक टाइम पीरियड होता है। तो लैक में न्यूट्रिएंट के बेस पर हम कई तरह की लैक देख सकते हैं कि उस पर न्यूट्रिएंट कैसे हैं, उस बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, या आप इंडेक्स भी बना सकते हो, 3 तरह की लैक हमें मिलती हैं जिनका अलग अलग लाइफ के स्टेज में दिखाई देती है। सबसे पहली ओलिगोट्रॉपिक ये वाली लैक। ओलिगोट्रॉफिक ये शुरुआत वाली है, मतलब जिसका जीवन अभी स्टार्ट हुआ है। मीजोट्रॉपिक मतलब आप समझ सकते हो मिडिल एज वाली है, जिसका जीवन कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक चली गया है। और सबसे लास्ट यूट्रोफिक, ये 3 अलग अलग स्टेज दिखा रहे हैं एक ही लैक के, कि एक लैक थोड़ी सी कम एज वाली है, ये सबसे कम एज वाली है मिनिमम, और ये सबसे ओल्डेस्ट है। इस बेस पे इसको डिवीजन किया गया। इस बेस पे भी हम लैक को देख सकते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट किस बेस पे हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, उस लैक में जो प्लांट हैं उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, या फाइटोप्लैंक्टन उनका डेवलपमेंट, या वाटर प्लांट उनका डेवलपमेंट कैसा है। तो ओलिगोट्रॉपिक क्योंकि शुरुआती स्टेज है, इसलिए इसमें आपको लो दिखेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम होते हैं। न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से प्लांट का डेवलपमेंट भी कम होता है। इसमें थोड़ा सा हाई दिखेगा एज कंपेयर टू ओलिगोट्रॉपिक, क्योंकि न्यूट्रिएंट थोड़े से ज्यादा हैं। और यूट्रोट्रॉपिक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा प्लांट। कहने का मतलब, अगर इसमें 10 प्लांट डेवलप है, इसमें 100 है, इसमें 1000 है, ऐसा भी आप कह सकते। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट बढ़ा, वैसे वैसे फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट भी बढ़ा। अगली बात आती है कि इसमें एनिमल क्योंकि प्लांट पर डेवलपमेंट डिपेंड होते हैं, तो जैसा प्लांट या प्रोडक्शन होगा वैसे ही एनिमल होंगे। तो क्योंकि पहले वाले में ओलिगोट्रॉपिक में प्लांट का डेवलपमेंट, फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट कम हुआ, इस वजह से एनिमल का डेवलपमेंट भी लो रहेगा। मेसोट्रॉपिक में थोड़ा सा मीडियम, तो इसमें हाई रहेगा, और यूरोट्रॉपिक में थोड़ा हाईएस्ट। मतलब जिस रेशियो में आपको प्लांट दिखते हैं, उसी रेशियो में आप लोगों को एनिमल दिखते हैं। अगला बोलता है ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा है। अगर हम इस लैक के अंदर जाएं तो ऑक्सीजन ठीक है या नहीं। यहां पर आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाले लेयर में एक तो लाइट आती है, क्योंकि प्लांट ज्यादा नहीं है,
साथ में एयर से ऑक्सीजन मिलती है, और क्योंकि इसमें एनिमल काफी कम है, इस वजह से ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम होता है, इसलिए बहुत सारी ऑक्सीजन बच जाती है। ये इस लैग का फायदा होता है। इसमें मेसोट्रॉफिक में लो लेवल की होती है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, और इस वाले में यूट्रोफिक में एब्सेंट, क्योंकि सारी ऑक्सीजन यूज कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चला कि प्लांट और एनिमल से नेगेटिव रिलेशन है ऑक्सीजन का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं। अगली बात आती है वाटर क्लीन कितना है। वाटर क्लीन कितना है, कितना वाटर साफ दिख रहा है हमें। तो वाटर के क्लीनलीनेस की बात करें तो ऑलियोट्रॉफिक, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हुई है अभी, तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा क्लीन वाटर दिखता है, और हम कह सकते हैं इसकी जो क्लीनलीनेस है वो गुड लेवल की है, काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा मेसोट्रॉफिक का थोड़ा सा सेवियर, थोड़ा सा खराब है, और इसका जो यूरोट्रॉफिक है ये काफी ज्यादा बैड कंडीशन में है, सीवियर से भी थोड़ा सा आगे। तो वाटर क्लीनलीनेस के मामले में जैसे जैसे ओल्ड होती जाएगी लेक, वैसे वैसे वाटर का क्लीनलीनेस कम होता जाएगा। अगली बात आती है कि भाई इनके अंदर न्यूट्रिएंट, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर, 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ये आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, ऑलियोट्रॉफिक, साथ में मेसोट्रॉफिक और यूटोट्रॉफिक, अलग अलग स्टेज में लेक में क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बताओ। अगला, वाटर से अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी कैसी है, क्या हम नीचे देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसका वाटर सबसे ज्यादा क्लीन होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होगी, और जिसका वाटर कम क्लीन होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम होगी। तो हमने देखा था कि ऑलियोट्रॉफिक का वाटर काफी ज्यादा क्लीन है, इसलिए वहां की ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। आप नीचे से लेके ऊपर तक सारी चीजें देख सकते हो। और अगला जो होगा उसका वाटर थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन, आप लोगों ने अपने आसपास के अगर पॉन्ड्स या लेक देखे हैं तो आपको कई जगह दिखेगा ग्रीनिश वाटर मिलता है। ग्रीनिश वाटर है, इसका मतलब वो सेकंड स्टेज में चल रही है वो लेक या वो पॉन्ड, मेसोट्रॉफिक स्टेज में, इस वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है, और वो लाइट ग्रीन तरीके का दिखेगा। और सबसे लास्ट, इसका जो वाटर है वो काफी ज्यादा डार्क ग्रीन, मतलब काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होगा एक तरीके से। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे एज आती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनमें क्लीनलीनेस और ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है। अगली बात करें न्यूट्रिएंट, इनके पास न्यूट्रिएंट कैसे हैं। तो न्यूट्रिएंट वहां ज्यादा होते हैं जहां सेडिमेंट ज्यादा होते हैं। तो पहली वाली लेक में लो लेवल के न्यूट्रिएंट होंगे क्योंकि अभी डेवलपमेंट हुआ है, इसमें थोड़े से हाई होंगे, तो इस वाली में हाईएस्ट होंगे क्योंकि बहुत पुरानी है। धीरे धीरे यहाँ पर नीचे गाद डिपॉजिट होना ज्यादा हो जाएगा, और आप देखते हुए जितनी पुरानी लेक होगी या जितना भी पुराना तालाब होगा उसके बेसिन में नीचे गाद ज्यादा जमा हो जाएगी,
और वो गाद ही कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिएंट का डेवलपमेंट करती है। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ लेक के बारे में देखा। अगर आप देखना चाहो तो चिल्का लेक सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिया में ऑलियोट्रॉफिक का। साथ में इंडिया में सांबर लेक, जो थोड़ी सी मिडिल एज में है, और साथ में आपको सबसे यूट्रोफिक स्टेज में जो लेक है, जैसे लेक लोकटैक, ये भी दिखती है। और इसे एक बार रायसीना डायलॉग के मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड होता है, हम जानेंगे वेटलैंड जब पढ़ेंगे, उसमें भी रखा गया था। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था। पॉल्यूशन इसलिए बढ़ गया था क्योंकि धीरे धीरे उसकी एज हो गई थी, उसमें यूट्रोफिक या यूट्रिफिकेशन होने लगा था। ये सारी चीजें आपको अलग अलग जगह में दिखती है। तो ऑलियोट्रॉफिक स्टार्टिंग पॉइंट है और यूट्रॉफिक एंड पॉइंट है किसी भी लेक के। और फिर धीरे धीरे लेक में जब सेडिमेंट डिपॉजिट होता जाता है तो वहां पे लेक बचती नहीं, धीरे धीरे वो एक सरफेस वाला एरिया बनता जाता है, और फिर उस सरफेस वाले एरिया पर फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। ऐसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है। तो ये हमने अलग अलग स्टेज जानी लेक के बेस पर कि अलग अलग स्टेज में लेक कैसे डेवलप हो रही है। तो ये हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से जुड़ी ही लेक की कंडीशन कि भाई उसके जोन क्या होते हैं, और साथ में लेक का एज, अलग अलग एज में लेक में क्या क्या चीजें दिखती हैं वो हमने देखा। अगला जो हमारा है ट्रांजिशन वाटर इकोसिस्टम। ऐसा वाटर इकोसिस्टम जिसमें सॉल्टी प्लस वाटर जो क्लीन है, उन दोनों का मिक्स वाला इकोसिस्टम दिखता है। तो ट्रांजिशन इकोसिस्टम, और इसमें कुछ इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हमें देखते हैं। जैसे एस्चुरी, कुछ रिवर जो डेल्टा ना बना के सीधा डीप सी में अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, उसी को हम कहते हैं एस्चुरीज। तो इसमें हमें एस्चुरीज इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। साथ में वेटलैंड, जहां पर दलदल भूमि आप कह सकते हो इसे, और अगला मैंग्रोव। ये तीनों ट्रांजिशन इकोसिस्टम किसमें? वाटर में। वाटर के अंदर ट्रांजिशन इकोसिस्टम के तरह दिखते हैं। तो एस्चुरीज बनती कैसे है? रिवर, और जब कोई रिवर अपने सेडिमेंट माउंटेन से निकलने के बाद प्लेटू, प्लेटू के बाद प्लेन, प्लेन के बाद कोस्ट, और वैसे ही नॉर्मली रिवर का अगर फ्लो कोस्ट के पास थोड़ा सा धीमा हो जाए तो वो अपने सेडिमेंट ऐसे डिपॉजिट कर देती है, इसी को कहते हैं डेल्टा। बट कई बार ऐसा होता है कि जो कोस्ट है उसका फ्लो काफी ज्यादा तीखा होता है, और जेंटल स्लोप होने की वजह से सेडिमेंट डीप सी में डिपॉजिट होते हैं इधर।
इसी को हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज। तो एस्चुरीज और डेल्टा में बस ये डिफरेंस होता है। अगर सेडिमेंट कोस्ट के किनारे हैं तो डेल्टा, अगर सेडिमेंट डीप सी में है तो वो डेल्टा नहीं, वो एस्चुरीज बन जाता है। अगर आप देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी रिवर बनाती हैं, तो इंडिया में एग्जाम्पल है नर्मदा, तापी। ये रिवर अपनी रिफ्ट वैली से निकलती है और वेस्टर्न घाट होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। और इनके द्वारा जो चीजें डेवलप की जाती हैं या जहां सेडिमेंट डिपॉजिट किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज। अगली बात आती है, क्या इन एस्चुरीज का कुछ प्रॉफिट भी है? क्यों हम लोग इनको कंजर्व करें? उसके रीजन क्या है, इनका बेनिफिट क्या है? तो बिल्कुल हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं एक एस्चुरी से। सबसे पहला बेनिफिट, कुछ प्रोविजनिंग सर्विस ये देती हैं। प्रोविजनिंग सर्विस मतलब आप कह सकते हो कुछ बेसिक चीजें जो हमें इनसे मिलती हैं। प्रोविजनिंग सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विस में क्या क्या, जैसे आप देखते हैं भाई इनके अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है, जो जो सी लेवल की या क्लीन वाटर के जो एनिमल हैं उन सबको फूड मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट का डेवलपमेंट होता है, फाइटोप्लैंक्टन का, क्योंकि सेडिमेंट अवेलेबल। साथ में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम को। इसके अलावा नेचुरल बहुत सारे नेचुरल मेडिसिन, कुछ मेडिसिनल प्लांट वो भी हमें इस एस्चुरी में देखने को मिलते हैं। और साथ में क्योंकि इसके पास सेडिमेंट है तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी हाई होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें एक एस्चुरी से मिली। अगला, ये एस्चुरी प्रोविजन सर्विस ही बस नहीं मिलती देती, इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट भी ये देती है। जैसे ये रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेन भी करते हैं इकोसिस्टम को। ये सर्विस भी आपको एक एस्चुरी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर कहीं पर कोई भी वेस्ट है, उस वेस्ट को डीकंपोज करने में, साथ में किनारे तक लाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेस्ट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने में इसका रोल है, वेस्ट रेगुलेशन। अगला, इसमें एक साइकिल चलता रहता है, किसका, न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसफर होंगे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर और उसके बाद सेकंड कंज्यूमर। न्यूट्रिएंट और गैस का एक साइकिल चलता रहता है, ये भी इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। साथ में ये क्लाइमेट चेंज को भी रेगुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करते हैं। साथ में बहुत सारे एनिमल और प्लांट जिनको टेम्परेचर से लॉस होने वाला है
उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन का काम करते हैं। और इसके अलावा ये वाटर की स्टेबिलिटी, वाटर जो सैलिनिटी वाला काफी ज्यादा है, लेकिन यहां से क्लीन वाटर आता है, तो वाटर की जो साइकिल है उसको भी बनाए रखने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमें रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस हमें देते हैं। अगला, कुछ ना कुछ इनका हैबिटाट, मतलब कुछ एनिमल को घर ये प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इकोलॉजी, जो वहां पर रहने वाले सर्विसेज वो भी ये देते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल और प्लांट के लिए हाउस एंड प्लांट हैबिटेट ये देते हैं, वो वहां पर ग्रो कर सकते हैं। साथ में कुछ न्यू स्पीसीज जिनका डेवलपमेंट होता है। न्यू स्पीसीज वो जो सिर्फ क्लीन वाटर में भी नहीं रह सकती और सिर्फ सॉल्टी वाटर में भी नहीं रह सकती, दोनों के मिक्स वाले जोन में पाए जाते हैं। उनको क्लीन वाटर भी चाहिए, साथ में थोड़ा सॉल्टी वाटर भी चाहिए। साथ में ये सुनामी, जैसे जो डिजास्टर आते हैं उससे हमें बचाती है। साथ में कोस्टल इरोजन, कोस्ट का जो इरोजन होता है उससे भी हमें बचाती है। साथ में साइक्लोन, इन सब चीजों से हमें बचाती है। इसके अलावा इस एरिया में फिशिंग जोन काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जहां जहां एस्ट्री होगी वहां पर फिशिंग जोन काफी ज्यादा होगा, और फिशिंग जोन होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए फूड, बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया ये बन जाएगा। और सबसे लास्ट, कल्चरल सर्विस। कल्चर में भी इनका रोल है। हम जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसमें ये रोल प्ले करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिज्म घूमने के लिए जा सकते हैं। नर्मदा जहां रिवर है उसके जस्ट किनारे पर आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी है इंडिया का, और उस एरिया में टूरिज्म का काफी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे टूरिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करती है। साथ में बहुत सारे कल्चरल इवेंट या आप कह सकते हो स्पोर्ट्स, वो भी इसके लेवल पे किए जा सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोग यहाँ के रिसोर्स का ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ये हमने एस्चुरीज की कुछ सर्विस देखी जो इसने प्रोवाइड की हम लोगों को, कि कैसे हम लोग इनसे बेनिफिट लेते हैं, और ये बेनिफिट नेचुरल और साथ में ह्यूमन मेड एक्टिविटी उन दोनों में दिखाई देता है। लेकिन अब इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये धीरे धीरे एस्चुरी खत्म होती जा रही है। उसमें कुछ मैन मेड एक्टिविटी इंक्लूड है, साथ में कुछ नेचुरल चीजें, उनकी वजह से एस्चुरीज का जो इकोसिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है।
एस्चुरीज धीरे धीरे एंड के रास्ते पर जा रही हैं और इनको बहुत सारे थ्रेट हैं। सबसे पहले इनको बचाने से पहले हमें थ्रेट पता होना चाहिए, किस किस टाइप के थ्रेट इनके सामने आते हैं। पहला थ्रेट जो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे रोड अपने डेवलप कर दिया, या आपके वाटरवेज ये डेवलप हो गए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन एस्चुरीज के पाथ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। साथ में इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया और बहुत सारे केमिकल इन एस्चुरीज में चले गए। और केमिकल जाने की वजह से उस एस्चुरीज में जो प्लांट रहते थे, जो एनिमल रहते थे, उनकी भी डेथ हो गई। साथ में धीरे धीरे सी के अंदर भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है कि भाई सी के अंदर ही आप फिशिंग करो। सी के अंदर एग्रीकल्चर करने की वजह से भी इन एस्चुरीज को लॉस पहुंचा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कई बार बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है और इसका इम्पैक्ट उसके इकोसिस्टम पे भी पड़ता है। कई बार बहुत सारा वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट है उसको हम बिना ट्रीट किए, चाहे वो पॉलीथीन हो या कुछ और, कैरी बैग, प्लास्टिक, इन सब को हम लोग जो डंप कर देते हैं, उस वेस्ट के डंप करने की वजह से भी इन एस्चुरीज को काफी ज्यादा थ्रेट पहुंच रहा है। साथ में कई बार ह्यूमन मेड एक्टिविटी की वजह से न्यू स्पीसीज इस एरिया में आ जाती हैं और ये न्यू स्पीसीज जो वहां पर रहने वाली स्पीसीज है उनको चैलेंज करती है और इस वजह से धीरे धीरे वहां का इकोसिस्टम खत्म होता जाता है। फिर कोई नई स्पीसीज आएगी तो वो चाहेगी कि उसका कंट्रोल हो। अपना कंट्रोल करने के लिए जो पुरानी स्पीसीज है उनको मारना स्टार्ट कर देगी। तो कई बार जो सिप आते हैं तो उस सिप में थोड़ा सा पानी भी रखा जाता है और पानी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्पीसीज आ जाती हैं और जब वो सिप उतरने वाला होता है तो उस पानी को छोड़ता है, तो उसके साथ साथ वो स्पीसीज भी दूसरे एरिया में आ जाती है। साथ में कोस्टल एरिया में जो हम लोग होटल, साथ में टूरिज्म एक्टिविटी, बीच पर जो हम जाते हैं, साथ में पोर्ट डेवलपमेंट, साथ में बहुत सारे लोगों को सी फेस घर चाहिए, इनकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है एस्चुरीज को। साथ में सेडिमेंट का ज्यादा डिपॉजिट होना और जो यहां पर यूट्रोफिकेशन, मतलब जल्दी इसका एंड हो जाता है। जैसे हमने लेक में देखा था, यूट्रोफिकेशन बहुत जल्दी फूड चेन डेवलप होती है और एंड भी हो जाता है। साथ में कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, साथ में साइक्लोन, ये सब भी कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है
अपनी डेवलपमेंट और नेचुरल इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। कोई भी ऐसी ह्यूमन मेड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए एस्चुरीज के आसपास जिनसे इनको खतरा हो, और अगर हो रही है तो हम इन चीजों का ध्यान रखें कि एस्चुरीज पर कम से कम इम्पैक्ट हो। एक प्रोविजन है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं उससे पहले उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको असेस किया जाता है। तो इस प्रोविजन को सही से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर किसी एस्चुरीज पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है या तो उस प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है या उस पर जो पड़ने वाले इम्पैक्ट हैं उनको कम किया जा सकता है। ऐसी चीजें हमें करने की जरूरत है और एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है डेवलपमेंट और इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए। ये होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना जैसे जैसे एस्चुरीज का डिग्रेडेशन होगा वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज, साथ में जो एनिमल है या बहुत सारे लोग फिशिंग जोन पर डिपेंड है उनका भी धीरे धीरे एंड होने लगा। तो एक बैलेंस हमें डेवलपमेंट और इकोसिस्टम के बीच क्रिएट करने की जरूरत है। अगला जो हमारा ट्रांजिशन इकोसिस्टम में है वो है वेटलैंड। सबसे पहले आती है कि वेटलैंड किसे कहेंगे। देखो वेटलैंड का मतलब एक तरीके से होता है गीली भूमि या दलदली, और ये कहीं पे भी हो सकता है, या तो लैंड पे हो सकता है या फिर वाटर में हो सकता है। लैंड पर जैसे तालाब है, लेक है, झरने हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें एक कन्वेंशन काफी ज्यादा फेमस है, रामसार। और रामसार कन्वेंशन हुई ईरान। ईरान का एक शहर जिसका नाम है रामसार, वहां पर सब लोग एक साथ आए और 1971 में इस कन्वेंशन को साइन किया। और वहीं से शुरुआत हुई कि कैसे वेटलैंड एरिया को कंजर्व करना जरूरी है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन उठा, पहले पता तो हो वेटलैंड होता क्या है। कंजर्व तो जब करेंगे ना जब पता होगा। तो उसमें ही डेफिनेशन दी गई वेटलैंड की। तो इसमें बोला गया कोई भी ऐसा पार्ट जो मार्स है, मार्स मतलब दलदल, दलदल वाली जो लैंड होती है वो, साथ में कोई भी फैन, मतलब जिसमें कीचड़ की जैसी जो जमीन होती है वो, या कोई पैटलैंड, पैटलैंड में भी वाटर होता है, कोई भी स्टेबल रुका हुआ वाटर या अनस्टेबल, और कोई भी नेचुरल या ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल चीज, वो सब लैक का पार्ट है। इवन जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड है उनमें जो पानी होता है उसको भी हम वेटलैंड में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बेस पे दो डिवीजन होते हैं वेटलैंड के। अगर वेटलैंड को डिवाइड करना हो कि भाई क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो वेटलैंड हमें
इनलैंड वाटर में मिलती है, मतलब अर्थ के सरफेस पर। और दूसरा मरीन या कोस्टल एरिया, इस एरिया में जो वेटलैंड मिलती है उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे अगर इनलैंड लेवल पे कहें तो हमें लेक्स दिखती हैं, पॉन्ड दिखते हैं, लेक्स या पॉन्ड, ये वेटलैंड का एग्जाम्पल है। साथ में हमें कुछ क्रीक, जैसे आपने सुना होगा सर क्रीक, जो गुजरात वाले एरिया में। साथ में हमें स्वैम्प या मार्स, दलदली लैंड, ये भी दिखती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर स्प्रिंग, ये भी इसी का पार्ट है। फ्रेश वाटर के झरने एक तरीके से जो हमें दिखते हैं। इसके अलावा मरीन इकोसिस्टम में आपको अभी हमने देखा एस्चुरीज, डेल्टा, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। साथ में कोरल रीफ, जिसके बारे में हमने जाना भी था, वो भी इसी का पार्ट है। साथ में कुछ लेगून, लैंड और सी के बीच का एक थोड़ा सा एरिया। साथ में मैंग्रोव, ये सब मरीन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। कुछ और अगर एक और डिवाइड करना चाहे तो मैन मेड भी कह सकते हैं। मैन मेड वेटलैंड ह्यूमन बीइंग ने बनाई, जैसे उसने एग्रीकल्चर फील्ड बनाए, बहुत सारी कैनाल बनाई, बहुत सारे पॉन्ड बनाए, तालाब, साथ में वेस्ट वाटर के लिए चैन बनाई। ये सब भी वेटलैंड का पार्ट है। तो ये हमने जाना कि वेटलैंड होता क्या है, साथ में वेटलैंड का डिवीजन। इन शॉर्ट में बात करें, कोई भी ऐसा पार्ट जहां थोड़ा सा भी पानी अवेलेबल है, गीला भी है, वो सब वेटलैंड का पार्ट है। ज्यादातर सारी चीजें वेटलैंड में इंक्लूड है। अगला जो है कि भाई वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ में कुछ फेमस वेटलैंड जो रामसार कन्वेंशन के थ्रू बताई गई है, इन्हें हम जानेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।